गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज हम मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक जिसमें मेरी स्पेशलिटी है यानी कि न्यूरोलॉजी के ऊपर। और आज का टॉपिक है पैरालिसिस में सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्या हो सकती है कि आपका पेशेंट सबसे जल्दी ठीक हो जाए और कम समय में वो ठीक हो जाए, उसका हाथ उसका पैर बहुत कम समय में चलने लग जाए। ऐसा क्या एक उपाय है कि आपका पेशेंट जल्दी बेड से खड़ा होके चलने फिरने लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज से। आज की एक्सरसाइज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहली बात तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। अगर आपने कोई एक पॉइंट मिस करके जंप कर दिया तो आपके पेशेंट की रिकवरी में टाइम लग सकता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं कि पैरालिसिस में आखिर ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे आपका पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों, कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है जिससे करने से आपका पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो सकता हो। यहाँ पे मिक्सर ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, यानी कि आपके पास में 5, 6, 10, 12 जितना आपका नॉलेज वास्ट होता जाता है, आप उतने ही इसमें इनपुट लेके आते हैं अपने पेशेंट को जल्दी ठीक करने के लिए। तो नंबर ऑफ एक्सरसाइज तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये सारी की सारी एक्सरसाइज मिलके आपके पेशेंट को जल्दी ठीक करती हैं। स्टार्ट करते हैं कि आपके पेशेंट को हुआ क्या है। यहाँ पे पैरालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ। पैरालिसिस में आपके पेशेंट का एक हाथ और एक पैर में लकवा या फालिस हो गई है, जिसके हो जाने के बाद में उसका जो अपर लिम्ब हाथ होता है ये फ्लेक्सर सिनर्जी में जाता है। इस तरीके से ये अंदर की तरफ चला जाता है, मुड़ जाता है, और जो उसका लोअर लिम्ब होता है यानी कि पैर होता है वो एक्सटेंसर सिनर्जी में जाता है, कि मतलब कि वो एकदम फैल जाता है। अगर हम उसका समय रहते हुए इलाज नहीं कराएं तो ये जो फ्लेक्सर सिनर्जी और जो एक्सटेंसर सिनर्जी है यही डिफॉर्मेशन का रूप ले लेती है, और यहीं पर जाके पेशेंट को हाथ में क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी और पैर में उसको फुट ड्रॉप डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो सबसे पहली बात है कि हमको पेशेंट की पोजीशनिंग ऐसे करनी है कि उसकी कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो। और पोजीशनिंग करने का सबसे अच्छा और बड़ा फायदा ये होता है कि ठीक एनाटॉमिकल पोजीशनिंग में हाथ और पैर को रखने से ब्रेन को अच्छे सेंसेशन मिलते हैं और आपका पेशेंट समय रहते हुए जल्दी ठीक होता है। तो सेकंड बात करते हैं स्प्लिंटिंग की। स्प्लिंटिंग यानी कि हम पेशेंट के हाथ और पैर में कुछ इस तरह का औजार लगा देते हैं कि उसका हाथ और पैर किसी भी तरह की डिफॉर्मेशन में ना जाए। यहाँ पे उसके हैंड में लगाने वाला और एक लेग में लगाने वाला दो तरह के औजार होते हैं। इसको हम लोग कॉकअप स्प्लिंट बोलते हैं, जो कि आप अपने हाथ में लगाते हैं, और जो फुट में लगता है हम उसको फुट अप स्प्लिंट यानी कि फुट ड्रॉप स्प्लिंट भी बोलते हैं। तो ये दो तरह की चीजें हैं। उसके बाद में तीसरी चीज जो कि सब लोगों को पता होती है, और जैसे ही आपके घर में पड़ोस में किसी को भी लकवा या फालिस होती है तो तुरंत ये अलार्म बजता है कि उसके लकवा फालिस वाले हाथ को चलाओ चलाओ चलाओ, खूब चलाओ। यानी कि उसको 5 बार चलाओ, 50 बार चलाओ, दिन में 500 बार चलाओ। ये बात सबको पता होती है कि जितना ज्यादा आप अपने लकवा फालिस वाले हाथ को चलाएंगे उतना जल्दी ही आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हाथ और पैरों का मूवमेंट करना पैरालिसिस के केस में इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो हमारे दिमाग का हिस्सा जो कि डेथ हो गया है, जिसका नेक्रोसिस की वजह से पैरालिसिस हुआ है, वो हिस्सा कभी रिजनरेट नहीं करता। यानी कि वो पर्टिकुलर हिस्सा जिससे हमारा हाथ या पैर चलता था वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। लेकिन हमारे दिमाग में ये काबिलियत होती है कि जो उसके आसपास के एरिया जो होता है, मतलब कि अगर आपका ब्रेन का अगर इतने हिस्से में नेक्रोसिस हो गया है तो उसके आसपास के इस वाले एरिया में जो सेल होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें ये काबिलियत होती है कि वो इस वाले नेक्रोसिस हिस्से का काम सीख जाएं। इसलिए ही पेशेंट को बोला जाता है कि जिस हाथ और जिस पैर का पैरालिसिस हुआ है वो उसका मूवमेंट बार बार करे, दिन में अनेकों बार करे।
इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और ये जो मूवमेंट होते हैं जो हम एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, इसको बोला जाता है पैसिव, एक्टिव असिस्टेड, एक्टिव और रेजिस्टिव मूवमेंट। जिस स्टेज पे आके पेशेंट की रिकवरी इंप्रूव होने लगती है, उस तरह से इस मूवमेंट्स के नाम बदल दिए जाते हैं। पैसिव का मतलब सिर्फ खाली फिजियोथेरेपिस्ट उन मूवमेंट को करेगा। एक्टिव असिस्टेड दोनों के सहारे के साथ में होता है। एक्टिव मूवमेंट सिर्फ मरीज अपने आप करता है। और रेजिस्टिव मूवमेंट्स वो होते हैं जो कि हाथ में कुछ वजन लगा के या हाथ में कुछ वजन पकड़ के एक गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में करा जाता है। आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आखिर ऐसा क्या किया जा सकता है कि आपका पैरालिसिस वाला पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाए। इसी सीरीज में मैंने आपको कुछ बातें बताई और इसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं, वजन डालना। यानी कि आपका जो लकवा वाला हाथ है और जो पैर है उसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा वजन डालना है। आमतौर से आप भी ये देखते होंगे कि पैरालिसिस वाला पेशेंट जल्दी चलने लग जाता है लेकिन उसका हाथ जल्दी नहीं चलता। उसका रीजन यही होता है कि वो कुछ ना कुछ कोशिश करके अपने आप को चलाने की कोशिश कर लेता है, चाहे उसे वॉशरूम जाना है, चाहे उसे पानी पीने जाना है या उसको बाहर सैर करने जाना है। अगर हम इसके अपोजिट में देखें तो हाथ का वो यूज कम करता है क्योंकि उसके पास में एक दूसरा और एक हाथ है जिससे वो कंपनसेट करके खा लेता है, कुछ कॉम्बिंग एक्टिविटी है, कुछ शर्ट पहनना है, वो उससे मैनेज कर लेता है। अगर यही एक्टिविटी वो अपने पैरालिसिस वाले हैंड से करे तो वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। और साथ ही साथ अगर उस पर वजन लगा के करे। पैरालिसिस के केसेस में आप अपनी एल्बो को स्टेबलाइज रखते हुए किसी ऊंचे स्थान पे अपने हाथ को इस तरीके से वेट बेयरिंग कर सकते हैं। और लोअर लिम्ब की वेट बेयरिंग के लिए आप दोनों पैरों पे बराबर वजन डाल के खड़े होइए और धीरे धीरे करके जो आपका फालिस वाला पैर है उस पे अपना वेट शिफ्ट करिए और आपके नॉर्मल लेग को हवा में उठा के रखिए। और इस एक्सरसाइज को आप कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं। जितनी ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कारगर एक्सरसाइज है जिसका नाम है CIMT एक्सरसाइज या थेरेपी, यानी कि कंस्ट्रेन इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको बहुत फॉलो करता हूं और बहुत सारे जो मेरे पास में पेशेंट्स आते हैं वो मुझे बोलते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज के बारे में उनको ना तो किसी ने बताया और ना ही उनके अपने मन में ये विचार आया। इसको क्या होता है, CIMT में कंस्ट्रेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी में आपका जो पैरालिसिस वाला हाथ है उसको ज्यादा से ज्यादा चलाने के लिए आप अपने नॉर्मल हैंड को बांध दोगे। यहां वाले हाथ में आप या तो कोई स्प्लिंट लगा दोगे, ब्रेस लगा दोगे या किसी कपड़े के सहारे से, चुन्नी के सहारे से आप ये वाले हाथ को बांध दोगे और हम पेशेंट को मोटिवेट करेंगे। हम उसको ये एहसास दिलाएंगे कि आप जितना ज्यादा अपना पैरालिसिस वाले हैंड को यूज करोगे हर एक एक्टिविटी में, आप पे वो एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। पानी का गिलास गिर जाएगा, आप सूप पिएंगे, दाल पिएंगे, वो गिर जाएगी। आप 5 बार गिराओगे, 50 बार गिराओगे, लेकिन दोस्तों मेरा यकीन मानो जब आप इसको 100 बार करोगे या 101 बार करोगे तो आपका पैरालिसिस वाला हैंड ये जाग जाएगा, इसमें ताकत आ जाएगी। आप नॉर्मल हैंड को बांध दो, नॉर्मल पैर को बांध दो और ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी, पूरे दिन की एक्टिविटी अपने स्ट्रोक वाले हैंड से करने की कोशिश करो। अपनी बटनिंग एक्टिविटी है, अपने ब्रश करने की एक्टिविटी है, कॉम्बिंग एक्टिविटी है, जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो अपने लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग यानी कि जो पैरालिसिस वाले लिम्ब हैं आपके, उनसे करने की कोशिश करिए। ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई ये एक छोटा सा जिस्ट है पैरालिसिस के ट्रीटमेंट को करने का, और ये मेरी हाउ टू ट्रीट पैरालिसिस सीरीज का एक इंट्रोडक्शन मान लीजिए। हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बना के बहुत ही जल्दी अपने YouTube चैनल पे लॉन्च करने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं आज का वीडियो एंड करता हूं।
अपने YouTube फ्रेंड्स से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई ऐसा है जिसको पैरालिसिस से लेकर कोई क्वेश्चंस हैं, तो इसी वीडियो में नीचे की तरफ हमारा मोबाइल नंबर बार बार डिस्प्ले होता है, एड्रेस भी वहाँ पे है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फ़ोन पे, या फिर आप हमारे क्लिनिक पे आके हमको दिखा सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए भी हम लोग उपलब्ध हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते।